हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। और आज विविध की क्लास लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ 8:30 बजे। और सभी बच्चे विविध की क्लास के साथ जुड़ जाएं और विविध की इस क्लास को, विविध एक्सप्रेस की जो क्लास है, इसको लास्ट तक वॉच कीजिए। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इसमें दिखाई देंगे जो आपने क्वेश्चन पहले पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो अगर आपने पढ़ भी रखे हैं तो आपकी प्रैक्टिस होगी, अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो वो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो विविध की इस एक्सप्रेस क्लास के साथ मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। और अब मैं आपके विविध की क्लास आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप सभी स्टूडेंट लिखिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 विविध में क्वेश्चन नंबर 1 सभी स्टूडेंट लिखें। उद्दीपक फसल एक ऐसा क्वेश्चन है, उद्दीपक फसल कौन कौन सी होती है, हम इनमें डिफरेंट नहीं कर पाते हैं कि उद्दीपक फसल कौन सी है, नकदी फसल कौन सी है। क्लियर? तो स्टूडेंट आप लिखोगे, पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, उद्दीपक फसल कौन कौन सी उद्दीपक फसल होती हैं। फॉर एग्जांपल में आप 1 या 2 के नाम बता सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 10 के नाम बताने हैं, आप 2-3 उद्दीपक फसल के नाम बता सकते हैं। आप उद्दीपक फसल बताओ स्टूडेंट, कौन कौन सी उद्दीपक फसल होती हैं। लिखिए आप। नंबर 1 तंबाकू, चाय, कॉफी यानी भांग, धतूरा वगैरह भी उद्दीपक में आते हैं। और उद्दीपक से मतलब होता है स्टिमुलेट यानी प्रोत्साहित करना, यानी एक्साइटेड करना। क्लियर? उद्दीपक फसल अगर आपसे डिफरेंट पूछता है कभी इनमें से बताइए कौन सी उद्दीपक फसल है, कौन सी नकदी फसल है, तो ऐसे आपसे डिफरेंट नहीं मेरे है में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी-कभी। तो आपको अगर इतना याद है, तंबाकू, चाय, कॉफी ये स्टिमुलेट यानी उद्दीपक प्रोत्साहित करने वाले की फसल है। क्लियर? तो सेकंड क्वेश्चन लिखोगे सभी स्टूडेंट, नकदी फसल। अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लिखें नकदी फसल कौन कौन सी होती है। नकदी फसल सभी मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप, नकदी फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, यानी कैश जो क्रॉप्स होती हैं वो कौन कौन सी कैश क्रॉप्स हैं जो नकदी फसल में आती हैं, जिनका साथ के साथ प्रॉफिट मिल जाता है, वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 गन्ना, आलू, तंबाकू भी होता है नकदी फसल में, गन्ना, आलू, तंबाकू, चाय, मिर्च। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, चाय, मिर्च, कपास आदि। और भी है बट आप समय अगर आपकी ये भी याद है तो आप ऐसे है और नहीं के क्वेश्चन को ठीक कर जाओगे आप। यानी कि तंबाकू, चाय, कॉफी और ये आपका उद्दीपक में है और ये आपकी नकदी फसल में है। गन्ना, चाय, आलू, मिर्च, तंबाकू, कपास आदि। क्लियर? सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ एक चर्चा कर लेते हैं हम समिति के ऊपर। सारी समितियां एक साथ याद नहीं होती हैं। बुक्स के अंदर जो समिति आती है, हर क्षेत्र की, हर विषय की समितियां अलग अलग बनी होती हैं। क्लियर? यही सामाजिक स्तर पर भी होती हैं, आर्थिक स्तर पर भी होती हैं, यानी कि आपका किसी घटना को लेकर भी समिति होती है, किसी की जांच को लेकर भी समिति बनती है। क्लियर? तो हम सारी समितियों पर चर्चा ना करते हुए कुछ समितियों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे और उन समितियों का आपको आंसर बताना है। समिति सभी स्टूडेंट लिखोगे आप हेडिंग समिति। तो मैंने यहाँ पर लिखा, एक जनरली क्वेश्चन एग्जाम बहुत ज्यादा घूमते हैं समितियों के क्वेश्चन। लिखिए आप स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन समिति का संबंध कौन से क्षेत्र से है। स्वामीनाथन समिति का संबंध कौन से क्षेत्र से है। क्लियर? जैसे स्वामीनाथन आपने लिखा, एक समिति और लिखिए आप, मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति का संबंध कौन से क्षेत्र से है। आबिद हुसैन समिति का संबंध कौन से क्षेत्र से है। आबिद हुसैन समिति का संबंध कौन से क्षेत्र से है। सभी स्टूडेंट इन समितियों के जो क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र से इनका संबंध है, ये तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लगाइए। कि जैसे ही मैंने समिति लिखना स्टार्ट किया तो बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लिखना, उनका आंसर लिखना, रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया है। कि नहीं, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि बच्चों ने जैसे मैंने समिति लिखी और उसके आंसर भी बता दिए हैं कि मीरा सेठ समिति इस क्षेत्र से है, आबिद हुसैन समिति इस क्षेत्र से है। और एक को लिखोगे आप रंग राजन
रंगराजन समिति का संबंध कौन से क्षेत्र से है? रंगराजन समिति ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु अपनी रिपोर्ट तैयार की थी? एक को लिखिए आप जानकी रमन समिति, नंबर एक को लिखो आप जानकी रमन समिति का संबंध, जानकी रमन समिति का संबंध कौन से क्षेत्र से है? सभी जन कमेंट बॉक्स में अगर आपको समिति के क्षेत्र याद हैं तो आप लिख सकते हो, वरना जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। प्रतिभूति घोटाला, एक सिक्योरिटी संबंधी जो घोटाला हुआ उसकी जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? जानकी रमन समिति। स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से रहा है। जनसंख्या नीति आपको शॉर्ट में ही लिखना इस तरीके से, जनसंख्या नीति से संबंधित समिति ने कौन सी समिति ने कार्य किया है और किसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है? तो आपका आंसर क्या आएगा? स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति। मीरा सेठ समिति का संबंध कौन से क्षेत्र से है? हथकरघा क्षेत्र से है। हथकरघा क्षेत्र में सुधार हेतु, हथकरघा क्षेत्र में सुधार हेतु, हथकरघा से मतलब हाथ से जो कढ़ाई बुनाई होती है तो उससे संबंधित उसमें सुधार हेतु किस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी? मीरा सेठ समिति। अब समिति तो ये बहुत पहले बनी हुई थी, बट इन समितियों के आधार पर ही जो वर्क हो रहे हैं तो ये समिति आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। मीरा सेठ समिति। एक और देखा आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। लघु उद्योग में सुधार हेतु यानी कुटीर उद्योग में, लघु उद्योग में सुधार हेतु कौन सी समिति ने कार्य किया है? आबिद हुसैन समिति। और रंगराजन समिति का संबंध, रंगराजन समिति का संबंध कौन से क्षेत्र से है? भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन से संबंधित, भुगतान संतुलन से संबंधित। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे आप सभी। कुछ मैं आपको आर्टिकल दूंगा, उन आर्टिकल पर आपको बताना है। आर्टिकल नंबर 246 लिखिए आप सब्जेक्ट, अनुच्छेद नंबर 246 246 जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत किसका वर्णन है? 248 भी आपको बताना है। 248 और 242 एक 248 249 ठीक है। 246 248 और 249 आपको ये आर्टिकल बताने हैं। कौन से आर्टिकल का संबंध किससे है? 252 252। सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में चार आर्टिकल को क्लियर कीजिए कि चारों आर्टिकल में किस किस का संबंध है। 246 में क्या लिखा हुआ है, 248 में क्या लिखा हुआ है, 249 में क्या है, 252 में क्या है। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप चारों ही आर्टिकल। जीएस के लिए बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में यूपीएसआई का भी फॉर्म आपका 10-12 दिन में यूपीएसआई के फॉर्म भी आपके आ जाएंगे। और यूपीएसआई में संविधान का बहुत अच्छे से रोल है और मैंने आपको संविधान की बहुत सारी वीडियो दे रखी है, स्पेशल वॉच। आप उन्हें स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है तो उन्हें भी आप अच्छे से वॉच कीजिए। अगर आपने संविधान की उन वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच किया है तो आपको आपका संविधान का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और कुछ संविधान अभी वहां छुटा हुआ है तो आगे का संविधान भी आपका बहुत जल्द करा दिया जाएगा। साइंस के बाद बायोलॉजी, साइंस कंप्लीट होने के बाद जो संविधान आपका छुटा था बीच में, तो वो संविधान की आगे की जो स्पेशल वीडियो है वो आपको मैं दूंगा। और बट जो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है आप उनको अच्छे से वॉच कीजिए और अपने रजिस्टर में अच्छे से नोट्स बना लीजिए। क्लियर? तो ये मुझे कहना था। तो बताइए आप 246 जो आर्टिकल है इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? 246 में 7वीं अनुसूची के विषयों पर कौन कानून बना सकता है? 7वीं अनुसूची आपने सुना होगा सभी स्टूडेंट ने। 7वीं अनुसूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। संसद कानून बना सकती है। शॉर्ट में लिखिए आप 7वीं अनुसूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। संसद कानून बना सकती है। संसद को 7वीं अनुसूची के विषयों पर कानून बनाने की पावर भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल ने दे रखी है?
आर्टिकल नंबर 246। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं 7वीं अनुसूची। अभी मैंने आपको पीछे विविध एक्सप्रेस की क्लास में 7वीं अनुसूची में बताया था। सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में दोबारा से लिख सकते हैं कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या रखा हुआ है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, 3 सूचियों का वर्णन है, जिनमें आपका संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान 100 विषय हैं। और राज्य सूची में वर्तमान कितने विषय आते हैं? राज्य सूची में वर्तमान 61 विषय हैं। और आपका समवर्ती सूची में वर्तमान 52 विषय हैं। और इन सब्जेक्ट पर, इन विषयों पर यानी कौन किसको कानून बनाने की पावर भारतीय संविधान के इस आर्टिकल में दे रखी है? संसद। तो इसमें लिखा हुआ है, अगर 246 आर्टिकल आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको सिर्फ 4 ऑप्शन में क्लियर देखना है कि 7वीं अनुसूची के सब्जेक्ट पर संसद को कानून विधि बनाने की पावर या कानून बनाने की पावर। आप जितना भी शॉर्ट में आप इस शॉर्ट तरीका से देखोगे तो वहां शॉर्ट ही आएगा ऑब्जेक्टिव में। तो आपको सिर्फ पॉइंट को समझना है, कांसेप्ट को क्लियर करना है कि कांसेप्ट कह क्या रहा है। क्लियर? 7वीं अनुसूची के जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने की जो पावर है वो किसके पास है? संसद उन पर कानून बना सकती है। ये संसद को पावर किसने दे रखी है? आर्टिकल नंबर 246 ने दे रखी है। नेक्स्ट देखोगे आप 248 में क्या लिखा हुआ है? यानी अवशिष्ट शक्ति संसद के पास होती है। अवशिष्ट शक्ति देखिए आप सभी स्टूडेंट, अवशिष्ट शक्ति संसद के पास होती है, संसद के पास होगी। यानी जो स्पेशल पावर है, जो सभी की स्पेशल पावर किसके पास है? संसद के पास है। क्लियर? 249 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय हित में संसद कानून बना सकती है। लिखिए आप, राज्य सूची के विषय पर सभी से नोट करें, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। संसद कानून बना सकती है, लेकिन इसमें लिखना राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय हित वर्ड आपको जोड़ना है सभी स्टूडेंट को। मैंने यहाँ पर 249 में आपको समझाया कि 249 में लिखा हुआ है संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अगर देश में कोई ऐसी इमरजेंसी लग जाए और किसी राज्य का कानून बनाना पड़ जाए तो वहां पर क्या होगा? तो वहां पर संसद राज्य का कानून बना सकती है, लेकिन मैटर कौन सा होना चाहिए? राष्ट्रहित। अगर कहीं वहां राष्ट्रहित की बात है और वहां राज्य कानून नहीं बना पा रहा है, राज्य की सरकारें यानी कि ऐशवास में चल रही हैं, तो संसद वहां पर कानून बना सकती है। संसद को राष्ट्रहित में, आप शॉर्ट में समझिए, आप दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, संसद राष्ट्रहित में किसी भी राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है। संसद को यह पावर भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल ने दे रखी है? 249। अब नेक्स्ट देखिए आप 242 में क्या लिखा हुआ है? 242 में लिखा हुआ है, अगर राज्य सहमति दे, अगर एक या दो राज्य, कोई भी राज्य अगर संसद को सहमति दे, परमिशन दे कि आप हमारे विषयों पर कानून बना सकते हो, तो संसद कानून बना सकती है। तो ये कौन से प्रावधान? 252 राज्यों की सहमति पर। सिर्फ आपको पॉइंट को समझना है, संसदीय कानून बना, देखो सब में संसदीय कानून बना रही है, बट यहाँ कंडीशन क्या थी? राष्ट्रीय हित। यहाँ कंडीशन क्या है कि राज्य परमिशन दे रहा है। अगर राज्यों की सहमति पर, लिखो सभी स्टूडेंट, राज्यों की सहमति पर संसद कानून बना सकती है। एक में राष्ट्र हित पर संसद राज्यों के विषयों पर कानून बना सकती है। और 248 में अवशिष्ट शक्तियों का संसद के पास है, ये पावर 248 में दे रखी है। और 246 में है 7वीं अनुसूची के विषयों पर संसद विधि बना सकती है, कानून बना सकती है। तो ये संसद संबंधी मैंने आपको लिखवाया था 246, 248, 249, 252। विविध की क्लास चल रही है, आपको सिर्फ ये 4 ही आर्टिकल इसमें आज कराए जाएंगे। अब ये नहीं कि अगर प्रॉपर क्लास होगी, आगे का जो संविधान बचा हुआ है इन पर स्पेशल वीडियो आएंगी, उनको आप अच्छे से वॉच करना। आपका यूपीएसआई के अंदर आप किसी भी एग्जाम दो, यूपीएसआई का एग्जाम दो या आप यूपीएससी का एग्जाम दो, आपका संविधान का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझा है। क्लियर? क्वेश्चन यानी कंसेप्ट को अच्छे से समझाए। संविधान के अंदर कंसेप्ट होता है और कंसेप्ट जिस बच्चे की समझ में कंसेप्ट आ गया उसका संविधान कभी गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ कंसेप्ट था, सारा क्या था? संसद के ऊपर डिपेंड था कि संसद कानून बना रही है। एक पॉइंट में क्या था? राज्यों के हित में
एक था राज्य की सहमति पर, एक था राष्ट्रीय हित में, और एक था उसके पास स्पेशल पावर होती है संसद के पास कानून बनाने की, और एक में लिखा 7वीं अनुसूची के विषयों पर संसद कानून बनाने की पावर कौन से आर्टिकल ने 246 में दे रखी है। तो ये मैंने आपको इसलिए अच्छे से समझाया है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगा है, बट आप अब जीवन में कभी भी आप इन 4 आर्टिकल को नहीं भूलोगे कि 246 में क्या लिखा हुआ है, 248 में क्या लिखा हुआ है, 249 में क्या लिखा हुआ है, 252 में क्या लिखा हुआ है। आप शॉर्ट में देखिए, आप एक में वर्ड आया है अवशिष्ट, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक में वर्ड आया 248 में अवशिष्ट पावर, एक स्पेशल पावर संसद के पास होती है कानून बनाने की, 248 में ऐसा लिखा हुआ है। 246 में 7वीं अनुसूची वर्ड आएगा, 7वीं अनुसूची के विषयों पर कानून बनाने की पावर, विधि बनाने की पावर किसके पास है, संसद के पास है। और 249 में क्या लिखा है, राज्य सूची के विषय पर, राज्य के किसी भी सब्जेक्ट पर, प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, राष्ट्र हित में, राष्ट्र हित में। और 252 में क्या लिखा हुआ है, राज्यों की सहमति पर, राज्यों की सहमति। और अगर राज्य चाहे तो राज्य अपने किसी भी सब्जेक्ट पर, अपने किसी भी विषय पर, एक राज्य या 2 राज्य, कितने भी राज्य संसद से अपना कानून बनवा सकते हैं। ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में, 252 में है, 252 में है। ठीक है, चलो सब इसी को ये तो इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी स्टूडेंट। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। अभी जैसे मैंने आपको 4 आर्टिकल कराए थे, तो कुछ अमेंडमेंट पर भी हम चर्चा करते हैं, कुछ संशोधन आप लिखोगे, प्रॉपर क्लास चलेगी तो सारे अमेंडमेंट आपको अच्छे से कराए जाएंगे। यहाँ सिर्फ संशोधन आप हेडिंग डालोगे और 2-4 संशोधन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जिससे कि आपके क्वेश्चन रिमाइंड रहे। और हमेशा जनरली क्वेश्चन जिस क्वेश्चन की इंपोर्टेंस तो बहुत ज्यादा होती है, वो एग्जाम में बार-बार आता है। क्लियर? आपको ज्यादा डीपली या ज्यादा किसी ऐसे क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना है कि जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा भी नहीं और परीक्षा और फेल हो जाएगी, उसके चक्कर में आपको नहीं लगना है। अब एक बात बताइए, आप 10th क्लास में न्यूटन का जो लॉ है हर साल आता है। आपने 10th पास किया, उस टाइम भी न्यूटन लॉ रखा हुआ था। आज जो बच्चे 10th को पास कर रहे हैं उनके लिए भी न्यूटन लॉ आता है। तो कुल मिलाकर जिसकी इंपोर्टेंस होती है वो एग्जाम में बार-बार आता है, बट वो आपके याद है, इसलिए आपको उसकी इंपोर्टेंस नहीं लगती है। क्लियर? तो लिखिए आप संशोधन, मैंने यहाँ पर लिखा 42वां संविधान संशोधन। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लिखें कि 42वां जो संविधान संशोधन है, संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ है वो कौन सी सन में हुआ है। पहले आप सिर्फ सन बताओगे, और उसमें बहुत सारे फेरबदल हुए हैं, तो वो फेरबदल सारे विविध एक्सप्रेस में नहीं हो सकते। प्रॉपर क्लास में मैंने आपको अमेंडमेंट का जो स्पेशल वीडियो आएगा उसमें प्रॉपर सारे ही लिखवाए जाएंगे। क्लियर? तो 42वां जो संविधान संशोधन है आपको सन इसका लिखना है। 44वां संविधान संशोधन कौन सी सन में हुआ है, इसका भी आपको सन लिखना है। 52वां संविधान संशोधन कौन सी सन में हुआ है, इसका भी आपको ओनली सन लिखना है। 52वां संविधान संशोधन एक लिखोगे आप। 73वां संविधान संशोधन 1992 चलो 92 लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे एक पॉइंट लिखवाना है कि कौन से इंपोर्टेंट फेरबदल इनमें हुए हैं। एक लिखोगे आप 69 69वां संविधान संशोधन, 69 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंतर्गत 69। एक लिखोगे आप 70वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इनका सन लिखिए, और इसमें एक अमेंडमेंट में फेरबदल ज्यादा होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी, 10 भी, 15 भी, 20 भी, बट मोस्ट वेरी अमेंडमेंट जो भी आपके जनरली याद है कि इस सन में ये चेंजिंग आई है और संविधान में ये फेरबदल किया गया है और मेरे याद है, तो आप कमेंट बॉक्स में शॉर्ट में लिख सकते हो आप। क्लियर? ये आपको छूट मिल रही है तो आप इसमें लिख सकते हो, आप सन लिखिए। और मैं जो अमेंडमेंट हुआ है उस जिसके लिए वो संविधान संशोधन जाना जाता है वो भी आपको लिखना है। 42वां संविधान संशोधन कौन सी सन में है, यही अपना में क्वेश्चन है, यही अपना में क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। तो इसमें प्रस्तावना में 3 नए वर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रस्तावना में 3 नए शब्द
3 नए शब्द ऐड हुए और 3 नए वर्ड इसमें कौन कौन से ऐड हुए थे सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद और अखंडता। इन प्रस्तावना में अब तक कितनी बार फेरबदल हो चुका है? एक बार, और वो भी कौन से अमेंडमेंट में? 42। और सन कौन सा आएगा? 1976, 1976 के अंतर्गत। और 3 नए वर्ड थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद, अखंडता। आपने भी प्रीवियस सेट आप देखते हो, आपके पास प्रैक्टिस बुक है, तो आपने कितनी बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देखा होगा। जो आप रियली एग्जाम देने गए हो, ये प्रैक्टिस वर्क बुक आपके पास है। ये इतने सदाबहार क्वेश्चन है, इनको एग्जाम में हटा नहीं सकता, क्योंकि इनकी इंपोर्टेंस की जो पावर है वो इतनी ज्यादा है कि अगर इनको क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए तो फिर आएगा क्या? क्लियर? तो प्रस्तावना में 3 नए वर्ड, समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद और अखंडता। प्रस्तावना ही हमारे संविधान की क्या है? सभी स्टूडेंट लगाए अपने कमेंट बॉक्स में, प्रस्तावना ही हमारे संविधान की क्या है? आत्मा है। अगर कभी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या है? उद्देशिका। प्रस्तावना कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक बात और, जो बच्चे अभी जिन्होंने क्लास को अभी ज्वाइन किया है 2 दिन से 10 दिन से, तो मैंने संविधान की जो वीडियो स्पेशल बनाई थी, तो प्रीएम्बल प्रस्तावना पर स्पेशल 2nd नंबर का लेक्चर पड़ा हुआ है। तो प्रस्तावना का स्पेशल वीडियो भी मैंने बना रखा है, आप उसे अच्छे से YouTube से अच्छे से वॉच कर सकते हो। तो प्रस्तावना अगर आपने वहां से वॉच कर लिया तो आपका प्रस्तावना का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। क्लियर? आगे देखिए आप, 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत, 1978 के अंतर्गत 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके, 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत समाप्त करके क्या दे दिया गया? कानूनी दर्जा। तो यहाँ पर मोस्ट आपके लिए है कि संपत्ति के मूल अधिकार को यहाँ समाप्त किया गया था। संपत्ति के मूल अधिकार, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त, जब समाप्त कर दिया तो क्या मिल गया इसको? विधायी दर्जा, कानूनी दर्जा। और कौन से आर्टिकल में ले जाकर इसको छोड़ दिया? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में, जो मैं कॉपी पेन मत चलाइए, कॉपी पेन लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ आपको सुनना है, समझना है, और उसके बाद जब वीडियो आपको दोबारा से देखनी पड़े तब लिखना पड़े। बट पहले आप समझिए मैंने बोला क्या है, कितने कंटेंट में बोल रहा हूं, आपको पहले सुनना है। अगर सुन लोगे तो आप अच्छे से कम टाइम में आप लिख भी लोगे। आप अगर साथ के साथ पेन चला रहे हो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बाद में मैं इसका नोट्स नहीं बना सकता, तो वहां आपका एक ऐसा पॉइंट छूट जाएगा, आपका ध्यान मेरे जो मैं बोल रहा हूं यहां से आपका ध्यान हट जाएगा, और ध्यान जैसे ही हट जाएगा तो टॉपिक से इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। क्लियर? तो कॉपी पेन ना चलाएं, पहले पॉइंट को समझिए कि जो मैं बोल रहा हूं, पहले आप उसको सुनिए, समझिए, और जब आपकी समझ में आ जाए, जब आपको टाइम मिलता है तब आप उसे नोट कीजिए। क्लियर? तो लीजिए आपसे फ्रेंड, मैंने पूछा 42वां संविधान संशोधन 1978, तो इसमें क्या समाप्त किया होगा? संपत्ति, प्रॉपर्टी को समाप्त कर देगा। तो प्रॉपर्टी पहले क्या थी? हमारे मूल अधिकार में आती थी। आज प्रॉपर्टी किस में आती है? कानूनी अधिकार में आती है। कौन से आर्टिकल में इसको ऐड किया गया है? आर्टिकल नंबर 300 के कै में इसको जोड़ा गया है। आर्टिकल नंबर 300 के कै में इसको जोड़ा गया है। इस संपत्ति पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप संविधान की इस वीडियो को वॉच कर सकते हो, वहां से उसे देख सकते हो आप। क्लियर? टॉपिक को मैं रुक के आपको समझा रहा हूं इसी वजह से कि जिससे कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। और हालांकि मैं क्वेश्चन आपको स्पीड से लिखवा सकता हूं और बहुत सारे क्वेश्चन लिखवा सकता हूं, बट इसी वजह से थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं मैं आपके लिए कि आप अच्छे से वीडियो को वॉच करें, टॉपिक को समझकर पढ़ें और आगे अपनी परीक्षाओं को पास करें। देखिए आप 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 1985 के अंतर्गत, 1985 के अंतर्गत 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत एक 10वीं अनुसूची में दल बदल का कानून जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में दल बदल का कानून जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन
1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़कर उसमें दल बदल के कानून को ऐड किया गया और जिसमें अमेंडमेंट में क्या रखा गया, अगर कोई विधायक या कोई भी सांसद अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में समर्थन करता है तो उसका वो पद भी निरस्त कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं दल बदलू। क्या बोलते हैं? दल बदलू। तो ये कानून बनाया गया। तो इस कानून में अगर एक पार्टी के 1/3 मेंबर एक साथ जा रहे हैं तो उस वहां पर दल बदल का कानून, वहां पर दल बदल का जो कानून है वो मान्य नहीं होता। और आगे चल के इसमें और अमेंडमेंट हुए, जैसे अमेंडमेंट का पूरा टॉपिक चलेगा तो उसमें आपको अच्छे से नोट कराया जाएगा। अब यहाँ देखोगे आप 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत, 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत यानी कि 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत वो कौन सी 3 लैंग्वेज ऐड की गई थी। तो आपको बताना है, भाषा की बात आ रही है तो जिन बच्चों ने मुझसे संविधान पढ़ रखा है उनका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा और वो टाइप स्पीड के साथ वो टाइप भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं सर 73 में ये लैंग्वेज जोड़ी गई है और उससे पहले वो लैंग्वेज जोड़ी गई थी और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी और आगे 4 भाषाएं कब जोड़ी गई। तो मेरे प्यारे इतने बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें संविधान की वीडियो को अच्छे से वॉच कर रखा है, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, और उनका कहीं भी संविधान का कोई क्वेश्चन आएगा तो कहीं भी उनका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और एक और मैं आपसे दावा करता हूं, जिस बच्चे ने संविधान की क्लास मुझसे की है, जिसने संविधान मुझसे बोर्ड से पढ़ रखा है, उसे कहीं भी कोई गुमराह होने की जरूरत है नहीं। वो बिल्कुल अपना स्थायी बैठा हुआ है, उसके सारे आर्टिकल, सारे अमेंडमेंट, सारे स्रोत यानी सब कुछ उसका तैयार है, सारे भाग उसके तैयार हैं, हर आर्टिकल के बारे में उसको पता है। 395 आर्टिकल आपको नहीं करने, उतने आर्टिकल आपको करने जितने परीक्षाएं पास हो जाए, चाहे पेपर आप पीसीएस का दो या यूपीएसआई का दो या रेलवे ग्रुप डी का दो, जितना मैंने आपको संविधान करा रखा है। पिछले भी आप एक बात और यूपीएसआई का पिछला प्रीवियस सेट भी आप देख सकते हो। संविधान में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे हमारे नोट्स के क्वेश्चन आए जो हमने अच्छे से आपको पढ़ाया है, वो से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है। आप वीडियो को अच्छे से वॉच कर सकते हो, प्रीवियस सेट में देख सकते हो और जब आपने हमारे नोट्स बना लिए तो आप उसमें देखोगे और प्रीवियस सेट में कंपेयर करोगे आप। क्लियर? अगर आपको हमारी कंपेयर करनी है तो कंपेयर सिर्फ प्रीवियस सेट से होती है। प्रीवियस सेट में देखिए कि हमने आपको क्या पढ़ाया, क्या पेपर में वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चाहे मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, करंट अफेयर्स में भी आप बड़ा एग्जाम दो, छोटा एग्जाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना भी हम करंट अफेयर्स आपके रजिस्टर में बंद करा देते हैं उससे बाहर एग्जाम में नहीं आता। 1-2 क्वेश्चन बेशक से अलग आ जाते हैं बट ज्यादा मोस्टली 90-95% करंट अफेयर्स जो हम लिखवाते हैं, आलतू फालतू करंट अफेयर्स हम नहीं लिखाते हैं, हम सिर्फ वो लिखवाते हैं जिसकी इंपोर्टेंस होती है और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है। क्लियर? तो नेक्स्ट देखोगे आप 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत कौन सी 3 भाषाएं ऐड हुई। तो सभी ने इसमें लगाएं कौन कौन सी थी। 73वां संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषाएं, 3 भाषाएं आपका कौन कौन सी ऐड हुई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। हालांकि मैंने क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत लेट बताया है और मेरे प्यारे बच्चों ने पहले इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दे दिया है और मुझे जब से उन कमेंट बॉक्स में उनका पढ़ा है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि उन्होंने 73वां संविधान संशोधन 1992 में 3 लैंग्वेज जो जोड़ी गई उनको उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है। जब हमारा मूल संविधान था, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं आपको मेरी आवाज एग्जाम हॉल में सुनाई पड़ेगी कि सर ने हमको इस प्रकार से बताया था कि जो हम सुन लेते हैं वही हमारे हमेशा याद रहता है और प्रैक्टिस कर लिया तो कभी जीवन में भूल ही नहीं सकते आप। अब मैंने आपसे बोला कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 15वीं भाषा सिंधी कब ऐड हुई, 15वीं भाषा सिंधी 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत सिंधी भारत की 15वीं भाषा ऐड हुई और उसके बाद 15-3 18, तो 18 के बाद 4 और ऐड हुई थी, वो आपको अलग से आपको बताया जाएगा। यहाँ देखिए आप 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंतर्गत क्या ऐड किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सदाबहार आपके लिए क्वेश्चन है। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंतर्गत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। जो दिल्ली है उसके आसपास का जो नोएडा, गाजियाबाद, गौतम नगर, खुर्द, जो भी है हमारे कई जिले राज्यों के लिए, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी,
तो इस तरह के कई जिले इसमें ऐड किए गए हैं। अगर दिल्ली को कभी हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हमें दिल्ली कभी भी अपने अंडर में ले सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। बहुत पहले भी अमेंडमेंट हुआ था कि कुछ हरियाणा के क्षेत्र, कुछ यूपी के क्षेत्र दिल्ली में गए थे, तो आगे भी कभी भी जा सकते हैं। तो कई बार एग्जाम जिले भी पूछ लेता कि ये जिला बताइए दिल्ली एनसीआर में आता है या नहीं आता है। ये क्वेश्चन मैं आपको कहां पर कराऊंगा, जब मैं आपको यूपी स्पेशल, यूपी रीजनल, यूपी जीके की क्लास में लूंगा, तो वहां पर दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से जिले काउंट होते हैं, हरियाणा के कौन से होते हैं, राजस्थान का कौन सा होता है, और यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सिटी इसमें लगे हुए हैं, वो आपको यूपी स्पेशल, यूपी रीजनल की क्लास में आपको जब मैं भौगोलिक पृष्ठभूमि पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर करा दिया जाएगा। क्लियर? सभी जन निश्चिंत रहे, सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, कोई भी सिलेबस में कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छे, बस आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। हो सकता है कि विविध की क्लास में, विविध एक्सप्रेस की क्लास में ज्यादा क्वेश्चन, आज कभी-कभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, बट जब ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं तो उसका बहुत बड़ा रीजन भी होता है कि कुछ ना कुछ समझाने की वजह से मुझे एक बात को बार-बार आपसे बोलना पड़ता है। ये इतना बड़ा, इतना रीजन, इतना कारण तो बन सकता है अगर मैं 100-200 क्वेश्चन आपको लिखवा भी दूंगा तो, लेकिन कभी-कभी ऐसे भी होता है कि कुछ पॉइंट पर मुझको रोकना पड़ता है जिससे कि आप उस पॉइंट को अच्छे से वॉच करें और आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। क्लियर? तो यहाँ पर बोला दिल्ली एनसीआर को दर्जा कौन से संविधान संशोधन और कौन सी सन में दिया गया, तो आपने बताया 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंतर्गत। क्लियर? अब एक 70वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत क्या अमेंडमेंट हुआ, तो इसमें आपका दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभा, लिखिए आप सभी फ्रेंड, दिल्ली व पुदुचेरी, दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। मैंने लिखा नहीं है बोर्ड पर, लेकिन मैं लाइन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर। दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। ये दो केंद्र प्रदेश हैं जिनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने का मौका मिल गया। क्लियर? वो कौन सा अमेंडमेंट, ये पूछा गया है एग्जाम में कई बार। क्लियर? तो अमेंडमेंट नंबर बताओगे 70वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन वर्ड आया तो आप अपने सभी स्टूडेंट, मेरे प्यारे सभी बच्चे स्टूडेंट, जितने भी आप यहाँ क्लास को वॉच कर रहे हो, आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कौन से आर्टिकल में है। सभी का कमेंट्स में आंसर आना चाहिए, रिप्लाई आना चाहिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन इस आर्टिकल में आता है। तो सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतजार है आपके उस आंसर का कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल में है। अगर आपने राष्ट्रपति के निर्वाचन का आर्टिकल लगाया तो मैं समझूंगा कि आपने वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच किया है, पहले भी आपने संविधान को अच्छे से पढ़ा है। तो अगर आपने संविधान को अच्छे से वॉच किया है, आपके याद है, तो आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। अगर आर्टिकल आपको याद है, समझो आपके सब कुछ याद है। क्लियर? तो आपने वीडियो को अच्छे से वॉच किया है, तो बताओ राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल में। उसके आगे मैं क्वेश्चन उसमें नहीं पूछूंगा क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, और भी क्वेश्चन है, बट फिर भी मैंने आपको बहुत यहाँ पर रोक लिया है इन आर्टिकल पर, इन अमेंडमेंट पर, तो इसमें टाइम ज्यादा आपका हुआ है। कोई नहीं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम। बताइए राष्ट्रपति का निर्वाचन, बच्चों के कमेंट्स आ गए हैं। आर्टिकल नंबर 54, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 54 54 आर्टिकल लगाया है। जिन बच्चों ने आर्टिकल को बहुत स्पीड के साथ 54 में लगाया है, तो ये समझ लो आपका संविधान कमजोर नहीं है, आप कमजोर नहीं हो। कभी आप अपने आप को कमजोर समझते हो, कोई भी कमजोर नहीं है। जो बच्चा पढ़ेगा वही मजबूत होगा, और जो बच्चा पढ़ेगा वही उसी का एग्जाम पास होगा। क्लियर? अब सीधी सी बात है, एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आपको यानी कि क्या करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, और तपस्या करने के लिए क्या करना पड़ता है, समाधि लेनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, सिटिंग करनी पड़ती है। और ज्यादा से ज्यादा सिटिंग, आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़नी चाहिए। 6 घंटे 8 घंटे, अगर सपोज अगर आपकी कैपेसिटी 5 घंटे तो 5 पढ़िए, आप धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाइए, 1-1 घंटा 1 हफ्ते में पढ़ा सकते हो आप। क्लियर? तो आपकी सिटिंग कैपेसिटी जो है वो लगभग 8 और 10 घंटे के आसपास जानी चाहिए। अगर जिस स्टूडेंट की सिटिंग कैपेसिटी, बैठने की क्षमता, यानी कि स्टडी करने की जो क्षमता है 8 से 10 घंटे का एवरेज जिसका आता है, या 6 से 8, 7 से 8, 9 घंटे का एवरेज आता है 24 घंटे में, उसका कोई भी एग्जाम फेल नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर?
आप अगर बैठ भी जाओगे, सपोज करो आपका पढ़ने का मन नहीं है, आप पढ़ रहे हो, आप रीडिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप 1 घंटे नहीं पढ़ोगे, 2 घंटे नहीं पढ़ोगे, 2 दिन नहीं पढ़ोगे, 4 दिन नहीं पढ़ोगे, आप एक समय ऐसा आएगा कि आप पढ़ना स्टार्ट, पहले आप सिटिंग तो बनाइए। आप सिटिंग, आप सीट पर बैठते नहीं, आप पढ़ने के लिए सीट पर नहीं बैठते, आप क्लासेस आपकी चल रही है, वीडियो को आप अच्छे से वॉच नहीं करते आप, तो मेरा सिर्फ आपसे अनुरोध ये है कि आप अच्छे से वीडियो को वॉच करें और उसके बाद अपने घर में 6-8 घंटे की स्टडी करें, सिटिंग बनाएं, अच्छी तरह से अपना माहौल बनाएं। कोई भी एग्जाम बड़ा है या छोटा है, आप अपना माइंड सेट मत करिए कि एग्जाम बड़ा है छोटा है, मेरा तो इतना बड़ा एग्जाम, मेरा छोटा एग्जाम है। कोई एग्जाम बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, आपसे बड़ा कोई नहीं है। अगर आप पढ़ोगे तो आपके सामने कोई एग्जाम छोटा बड़ा नहीं है, आपके सब लिए सब बराबर हैं। क्लियर? जब आर्टिकल आपको 54 याद है, सारे अमेंडमेंट याद है, तो उसमें यानी कि एग्जाम बड़े या छोटे का क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं। सबसे बड़ा है आपका सब्जेक्ट। अगर आपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, आपकी परीक्षा फेल नहीं होगी। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। लिखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप सभी, एक लिखोगे प्रथम। बहुत विविध का क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर जी बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो। आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको बताना है। अब पहला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिया है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। प्रथम वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ प्रथम लिखने की जरूरत नहीं है। भारत का गवर्नर जनरल यानी कि प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। कितना आसान क्वेश्चन आपके सामने है और बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए, गलत भी आ रहे हैं और सही भी आ रहे हैं। क्लियर? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए आप सभी स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, दूसरा क्वेश्चन यानी भारत में प्रथम नोबेल अवार्ड विजेता, नोबेल अवार्ड विजेता कौन रहा है? किसको सबसे पहले, किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल अवार्ड दिया गया है? ये क्वेश्चन, ये नहीं कि आपने आंसर लगा दिया, तो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। भारत में प्रथम नोबेल अवार्ड विजेता कौन रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्रथम वैज्ञानिक, भारत का प्रथम वैज्ञानिक नोबेल अवार्ड विजेता। इन सभी क्वेश्चनों के आप आंसर लगाएं। यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत में प्रथम नोबेल अवार्ड विजेता और भारत का प्रथम वैज्ञानिक नोबेल अवार्ड विजेता। मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन दिए, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर आना चाहिए। इसमें क्या आएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब बेंटिंग यहां पर आ गया तो मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जोड़ सकता हूं, बट नहीं, टाइम का अभाव है। और भी क्वेश्चन है, ये वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया 1829 में और नियम 17 के तहत राजा राममोहन राय के प्रयासों से। आपको क्लास में बने रहना है, लास्ट तक वीडियो को वॉच करना है, वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। आपको बहुत सारे कंटेंट ऐसे दिखाई देंगे और आपकी जीएस कभी कमजोरी नहीं होगी। अगर आपने वीडियो को अच्छे से वॉच कर लिया है, डेली मेरे साथ आप बने होगा, तो आपका जीएस का कोई भी पोर्शन कमजोर नहीं होगा, मेरा ये आपसे वादा है। क्लियर? भारत में प्रथम नोबेल अवार्ड विजेता कौन रहे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सी सन में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल अवार्ड कौन सी सन में दिया गया? आप सन भी लिख सकते हैं आप। और कौन से इनकी रचना के ऊपर दिया गया? गीतांजलि के ऊपर दिया गया। 1913 में इनको यह अवार्ड मिला। सबसे पहले साहित्य कह के पूछ लेता है कि भारत प्रथम साहित्य नोबेल अवार्ड किस भारतीय को मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 गीतांजलि के ऊपर। एक क्वेश्चन
भारत का प्रथम वैज्ञानिक अवार्ड, प्रथम वैज्ञानिक नोबेल अवार्ड किसको दिया गया है? डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। अब सीवी रमन की बात आ रही है तो यहाँ पर और भी आपको फैक्ट मिल सकता है। सीवी रमन, तो सीवी रमन को किसके ऊपर नोबेल अवार्ड दिया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, सीवी रमन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट, कौन सा अपनी एक थ्योरी दी जिसके ऊपर सीवी रमन को यानी कि भारत में प्रथम वैज्ञानिक को ये नोबेल अवार्ड भौतिकी क्षेत्र में अवार्ड दिया गया? इनका वो सब्जेक्ट क्या था? इन्होंने कौन सी थ्योरी लिखी? इनकी थ्योरी थी प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इन्होंने बताया कि प्रकाश किस तरीका से फैलता है। इन्होंने बताया वायुमंडल में उपस्थित धूल के जो कण हैं वो प्रकाश को फैलाते हैं, और जहां वायुमंडल है वहां धूल के कण हैं, और जब धूल के कण हैं तो प्रकाश फैलता है, और जहां वायुमंडल नहीं है, जो वायुमंडल जहां पर वायुमंडल नहीं है तो वहां धूल के कण भी नहीं है। जब धूल के कण नहीं है तो प्रकाश नहीं फैल सकता। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का फैलना, प्रकाश को फैलने का तरीका किसने बताया? सीवी रमन। किसके द्वारा? वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों के द्वारा। और इनको 28 फरवरी 1930 को नोबेल अवार्ड मिला। तो हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कौन सी डेट को मनाते हैं? एक क्वेश्चन और जोड़ सकते हैं आप, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कौन सी डेट को मनता है? 28 फरवरी को मनता है। और किस वैज्ञानिक को इस डेट में नोबेल अवार्ड मिला जिससे कि आपको यानी कि ये डे मनाया जाता है? सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्रथम में देखोगे आप गोल्डन ग्लोब अवार्ड सबसे पहले किस भारतीय को मिला है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड सभी से नोट करें। विविध के क्वेश्चन आज थोड़े कम हुए हैं कि टॉपिक थोड़ा संविधान के बीच में आ गए थे और उन्हें समझाना पड़ा था। इसमें लिखोगे आप जिस प्रथम अवार्ड तो इस लिख ही रहे, प्रथम गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस भारतीय को मिला है? किस भारतीय को गोल्डन ग्लोब अवार्ड सबसे पहले दिया गया? तो उस भारतीय का, उस कलाकार का नाम क्या है? ए आर रहमान। ए आर रहमान देखिए सब्जेक्ट ए आर रहमान। अब प्रथम एक क्वेश्चन और यहां जोड़ोगे आप, प्रथम रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस भारतीय को मिला? प्रथम रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इन क्वेश्चनों की जो इंपोर्टेंट की पावर है लगभग 10,000 है। इस क्वेश्चन की जो इंपोर्टेंट की पावर है लगभग 10,000 इंपोर्टेंट की पावर है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। किस भारतीय को प्रथम रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। देखिए आप सभी अभी तो आपने इतिहास नहीं पढ़ा है, जिस दिन आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ लोगे, वीडियो को अच्छे से वॉच कर लोगे, तो किसी भी पॉइंट को, किसी भी व्यक्ति को कहीं भी आप कनेक्ट कर सकते हो, करंट से भी, किसी भी टॉपिक से, किसी भी विषय से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी आपके दो बड़े टॉपिक ऐसे बचे हुए हैं जो 40% जीएस को कवर करते हैं। ये अगर 100% जो जीएस होती है वो 40%, अगर किसी स्टूडेंट के हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो सब्जेक्ट बड़े स्ट्रॉन्ग है तो समझो 40% उसने जीएस को कवर ऑटोमेटिक कर लिया है। क्लियर? तो प्रथम रेमन मैग्सेसे अवार्ड आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। अब इसका एक क्वेश्चन मैं आपको विविध एक्सप्रेशन पहले भी दिखाया था कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कौन सी डेट और सन में हुई? तो अब मैं आपसे आंसर नहीं पूछूंगा, आंसर सिर्फ मुझे ही बोलना है। 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940 को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? आचार्य विनोबा भावे। तो इनको ये कौन से आश्रम से संबंधित है? पवनार आश्रम से संबंधित व्यक्ति कौन है? आचार्य विनोबा भावे। प्रथम रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस भारतीय को मिला है? आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्रथम चीनी यात्री। हंसोगे आप क्वेश्चन को देखकर कि कितना आसान क्वेश्चन सब पूछ रहे हो आप, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। ये चीनी वगैरह यात्री तो हमारे याद ही रहते हैं। ये तो बोलोगे आप कि प्रथम चीनी यात्री बताइए कौन था? वो पहला चीनी यात्री जिसने भारत का भ्रमण किया वो चीनी यात्री कौन था? तो आप बताइए आप कौन था प्रथम चीनी यात्री? फाहियान। कौन था मेरे प्यारे बच्चों? फाहियान। अब यहाँ फाहियान का जिक्र आ रहा है तो आपको क्वेश्चन आसान नहीं लगना कि भाई हमारे ये क्वेश्चन याद है, लेकिन आपको ये भी पॉइंट समझना कि फाहियान जब वर्ड आ गया, फाहियान जब भारत आ गया
तो यहाँ कौन राजा था जो यहाँ राज कर रहा था, जिसके दरबार में ये आया था। अगर उस राजा का नाम आपके एकदम क्लिक माइंड में आता है तो उस राजा के पॉइंट भी आपके माइंड में आना चाहिए। इसे बोलते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट कर जाना। क्लियर। तो चीनी यात्री जब फाहियान भारत आया तो किस राजा के दरबार में आया, तो उस टाइम किस वंश के राजाओं का यहाँ राज चलता था, तो वो राजा कौन था जिसके दरबार में फाहियान आया। सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में उस राजा का नाम लगाएं कि चीनी यात्री किसके दरबार में आया। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया। ये वो चंद्रगुप्त सेकंड है जिसने सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो भारत में पहला विक्रमादित्य कौन था, चंद्रगुप्त सेकंड। और भारत में कितने राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो 14वां जो विक्रमादित्य था, मैं पॉइंट को पॉइंट से जोड़ सकता हूं। आप जैसे ऑफलाइन आपने क्लास पढ़ी थी, सेम आपको वही क्लास आपको दिखाई दे रही है। कोई क्लास के अंदर कोई बनावट नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया वही पॉइंट मैं आपको ऐसे ही जोड़ रहा हूं। इतिहास में सब कुछ लिखा हुआ है, फाहियान में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे को किस तरह से उसके माइंड में उस पॉइंट को कैसे फीड कर देना है, ये एक अलग बात होती है। क्लियर। एक चीनी भी लिखा हुआ है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, सारे राजाओं का जिक्र है, बट बोरिंग टॉपिक भी है और याद होता है, भूल भी जाते हैं आप, बट सब्जेक्ट को कैसे याद किया जाए ये डिपेंड करता है। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर पूछा चीनी यात्री फाहियान किस राजा के दरबार में आया, चंद्रगुप्त सेकंड। अब चंद्रगुप्त सेकंड वो राजा है जिसने सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब मैंने क्वेश्चन बोल दिया कि भारत में ऐसे कितने राजा थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो आपने बोला 14। तो 14वां अंतिम जो विक्रमादित्य था वो था हेमचंद्र रॉय। तो हेमू ने कौन सा एक ऐसा ऐतिहासिक युद्ध लड़ा जिसमें हेमू हार गया था, तो पानीपत का सेकंड युद्ध। पानीपत का सेकंड युद्ध, एक तरफ अकबर का सेनापति कौन था, बैरम खां, और कौन था दूसरा कौन था, हेमू। और ये युद्ध कौन सी सन में हुआ, 1556। तो मैं पॉइंट को ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहता। जो मैंने बोला सबसे पहले आपको अच्छे से समझना है, सुनना है, कॉपी पेन नहीं चलाना है। क्लियर। जब आपको पॉइंट समझ में आए कि पॉइंट कहां से कैसे कैसे कनेक्ट किया, तो आप दोबारा से वॉच पॉज करके भी उसको पॉज करके भी आप लिख सकते हैं आप। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम विदेशी भारत रत्न। यह भारत में लिखो पहले, भारत में भारत रत्न किस व्यक्ति को सबसे पहले मिला है, विदेशी का इसके बाद लिख देना आपको। किस भारतीय को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया है, तो भारत रत्न विजेता कौन व्यक्ति है, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न किस व्यक्ति को सबसे पहले मिला है, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब यहाँ राधाकृष्णन की बात आ रही है तो बेसिकली क्वेश्चन है भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी कौन है, एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के लगातार दो बार उपराष्ट्रपति बनने वाले भी कौन है, वो रिकॉर्ड भी इनके नाम, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड भी प्रथम का इन्हीं के नाम है। उसके बाद डॉक्टर हामिद अंसारी का रिकॉर्ड है। क्लियर। और भारत रत्न किसको मिला है सबसे पहले, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सेकंड नंबर आ जाए तो सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी। कभी कभी 4 ऑप्शन में उसको हटा देता है, प्रथम कहीं पूछ लेता है, तो राधाकृष्णन ऑप्शन में नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर आपको लगाना है सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। क्लियर। अब यहाँ मेरे क्वेश्चन पूछा कि वो कौन सा विदेशी था जिसको सबसे पहले भारत रत्न मिला, खान अब्दुल गफ्फार खान। लगाइए सभी से, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये वही खान अब्दुल गफ्फार खान है जिसको सीमांत गांधी भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी। यही पश्चिमी प्रांत की सीमाओं पर रेगुलेशन नेतृत्व स्टार्ट किए थे, और सीमांत गांधी से बोलते हैं खान अब्दुल गफ्फार, सीमांत गांधी, या इंग्लिश में बोलते हैं फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी। इतिहास जब चलेगा तो इसके बारे में और भी पॉइंट हैं, वो आपको अच्छे से वॉच कराएंगे, अच्छे से आपको लिखवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए चीनी यात्री आपने लिख दिया, भारत रत्न आपने लिख दिया। तो इसमें चलो प्रथम में आप इतना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें, सभी स्टूडेंट नोट करें इसको।
नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पर लिखा भारत में सबसे यानी विश्व में बड़ा या भारत में सबसे बड़ा, कोई क्वेश्चन बड़े का आएगा तो लार्जेस्ट का क्वेश्चन आएगा। तो सभी स्टूडेंट कमेंट्स में तैयार रहें, टाइप करें। मैंने क्वेश्चन दिया सबसे बड़ा प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूरे विश्व के अंदर कौन सा है, ये आपको आंसर लगाना है। सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, द्वीप समूह कौन सा है। आपका कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे क्वेश्चन बहुत बेसिकल है चाहे क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है। क्लियर? बस आपको इतना करना है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ बने रहना है, आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। क्लियर? अगर आप डेली वीडियो को अच्छे से वॉच भी कर रहे हो तो आपकी जीएस की परीक्षा फेल नहीं होगी और आपकी स्कोरिंग बहुत ज्यादा होगी। क्लियर? तो मैंने पूछा बड़ा सबसे बड़ा, यहाँ पर आपसे प्रायद्वीप पूछा गया। क्या पूछा गया? प्रायद्वीप, सबसे बड़ा द्वीप समूह और विश्व में सबसे बड़ा द्वीप। देखो 3 क्वेश्चन देखिए आप, मैंने बोला प्रायद्वीप, एक बोला द्वीप समूह, एक बोला द्वीप। अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लगाएं सबसे विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है और सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, नदी द्वीप। मैंने आपको आपका सारा ही कंफ्यूजन दूर कर दिया है कि आपसे सबसे बड़ा द्वीप भी पूछ लिया है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रुप भी पूछ लिया है, आपसे प्रायद्वीप भी पूछ लिया है। क्लियर? और आपसे नदी द्वीप भी पूछ लिया है। तो 4 क्वेश्चन मैंने दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें कि इन 4 क्वेश्चन के आंसर क्या क्या आएंगे, अपने कमेंट बॉक्स में लिखें आप। अगर आपको ये 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो सभी इस वीडियो को अच्छे से लाइक करें, लाइक जरूर करें आप, एक लाइक तो बनता है, लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर भी करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जिस जो भी आपके दोस्त हैं, भाई हैं, क्लियर, सगे संबंधी हैं, उनको भी इस वीडियो का अच्छे से लाभ मिल सके और वो भी परीक्षा को पास कर सके। क्लियर? कोई भी इधर उधर गुमराह ना हो, ये मेरा आपसे कहना है। क्लियर? सबसे बड़ा प्रायद्वीप, द्वीप, द्वीप, नदी द्वीप, 4 क्वेश्चन दिए, 4 कौन से लगे? सबसे बड़ा प्रायद्वीप तो अरब द्वीप, यानी अरब द्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और द्वीप समूह पूछे तो इंडोनेशिया और द्वीप पूछे तो ग्रीनलैंड। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और सेकंड नंबर का द्वीप कौन सा है? न्यूगिनी। जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो द्वीप वगैरह ये क्वेश्चन आपके यानी कि चुटकियों में हो जाएंगे और मैप पर भी मैं आपको लिख कर दूंगा कि ये द्वीप यहाँ पर है, इस द्वीप के चारों तरफ इसका पानी है, इसके चारों तरफ इसका पानी है। आने दो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। अगर आपने अच्छे से वीडियो को वॉच कर लिया, बराबर मेरे साथ जुड़े रहे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और कोई भी मार्केट से आपको ज्यादा स्टडी मटेरियल लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये विविध एक्सप्रेस की क्लास और जो मेरी एक प्रॉपर सब्जेक्ट की क्लास चलती है, डेली क्लास को आप अच्छे से वॉच कीजिए। आपको कहीं भी गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी 100% परीक्षा पास होगी, बट आपको मेरे साथ बने रहना है। क्लियर? तो द्वीप देखिए आप, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड। सेकंड नंबर का भी बोल दिया मैंने, न्यूगिनी। जिन बच्चों ने पहले इंडिया ज्योग्राफी वर्ल्ड पढ़ी हुई है वो इनका आंसर बहुत आसानी से लगा सकते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप तो आपके भारत में ही है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हमारे भारत में है और भारत के कौन से राज्य में है? असम के अंदर है। और कौन सी नदी का पानी इसके चारों तरफ है? ब्रह्मपुत्र। नाम क्या है? माजुला द्वीप, माजुला। आप इसको माजुली भी बोलते हो, वो आपका उच्चारण है, इसे माजुली या माजुला द्वीप बोल सकते हो। ये असम के अंदर इसकी पोजीशन है, असम के अंदर इसकी पोजीशन आती है। कौन सी रिवर का इसके चारों तरफ पानी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की बात आ रही है तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी आयतन की दृष्टि से? ब्रह्मपुत्र है। क्लियर? तो ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम है, नहीं बांग्लादेश जाती है तो क्या नाम है? तिब्बत से सबसे ज्यादा सफर तिब्बत में करती है तो वहां पर उसका नाम क्या है? क्लियर? ये सभी क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे जब आपका इंडिया ज्योग्राफी चलेगा। क्लियर? निश्चिंत रहे, आगे क्लास में सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा मेरे प्यारे बच्चों बताइए कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। अब क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता है, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। मैं बहुत स्पीड से रहा हूं बट पॉइंट मैंने आपको बहुत स्लो लिखवाए जिससे कि आप नोट भी कर लो और समझ भी लो। आप क्वेश्चन था सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। आपसे पूछा कि इसकी पोजीशन कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। तो मेरे प्यारे बच्चों सुंदरवन डेल्टा की जो पोजीशन है कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। और सुंदरवन डेल्टा को कौन सी 2 नदियां मिलकर बनाती हैं? कौन सी 2 नदियों से मिलकर बना ये डेल्टा है? गंगा व ब्रह्मपुत्र। लिखिए गंगा व
गंगा, वे, ब्रह्मपुत्र। और इस सुंदरवन डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन सदाबहार वन, मैंग्रोव वन कौन से डेल्टा में पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। सभी जन इसको नोट करें। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखो आप, यानी सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहां पर है? एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, विश्व में सबसे बड़ा हवाई अड्डा, सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहां पर है? उसका नाम क्या है? खालिद। सभी जन नोट करें, खालिद। खालिद हवाई अड्डा रियाद में है। और रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद। यही सऊदी अरब के रियाद में खालिद नाम का हवाई अड्डा है। और ये विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और विश्व की सबसे लंबी नदी। दो क्वेश्चन आपके लिए हो रहे हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी आपको बोलना है, विश्व की सबसे बड़ी नदी आपको बोलना है, और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी बोलना है लंबाई में। सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। सभी जन नोट करें, नील नदी। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन आयतन की दृष्टि से। अमेजन नदी यानी कि विश्व में कहां पर है? अमेजन आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, और नील नदी अफ्रीका में है, आपका मिस्र में है। क्लियर? तो मैंने आपको जो ये लिखा है इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। आज आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है या मेरा लेक्चर आपको ये पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने का आपका राइट बनता है, तो आप उसे जरूर कीजिए। यानी कि इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद।